नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मधुरम हिंदी उदयपुर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा कोशिश कर रहा हूं कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को सम्यक तरीके से समझा पाऊं। और प्रगतिवाद एक ऐसा कालखंड रहा हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसने प्रमुखता से सर्वहारा वर्ग की आवाज को काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। मित्रों, वैश्विक स्तर पर कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर कई तरह की क्रांतियां जगह जगह हो रही थी और कहीं न कहीं उसका प्रभाव जो है भारतीय साहित्यकारों पर भी पड़ता है। और यहाँ की जो विपरीत व्यवस्थाएं थी, स्थितियां थी, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में जनता कहीं न कहीं दुखी थी। जमींदार और जागीरदारों के जो छोटी छोटी रियासतें थी उनसे भी कहीं न कहीं लगान आदि लेकर बहुत सारी बातें जो हैं जनता के मध्य में चल रही थी। तो जनता कहीं न कहीं दुखी और त्रस्त थी। उस दुखी और त्रस्त स्थिति में कहीं न कहीं जनता की आवाज़ जो बनी है वो प्रगतिवाद की जो रचनाएं हैं, जिसके प्रमुख प्रतिनिधि कवि जो हैं वो नागार्जुन है। मित्रों, बार बार मन में विचार आता है कि जीवन में आखिर ये पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जीवन में पढ़ाई और ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों कि इसी के बलबूते पर हम अपने वो सपने पूरे कर पाएंगे जो शायद हमने बचपन से संजोए थे। हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र होना है, हमें सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र होना है। तो आप सोचिए, ये ज्ञान जो है हमें स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से नहीं है मित्रों। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि जब हम किसी बात को समझ जाएंगे तो उस चिंता से, उस झंझट से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे, जिसके बारे में शायद अगर हम ज्ञान नहीं रखते तो ज़्यादा चिंतित होते। इसलिए ज्ञान जो है बड़ा अमूल्य है और समय रहते हमें ज्ञानार्जन करते रहना चाहिए। मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है मैंने डाला, अगर आपने उसको सुना हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बताया है व्यक्ति के जीवन के लिए वो है ज्ञान। और वैसे हमारे साहित्यों में, संस्कृत साहित्यों में ये पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है कि ज्ञान या शिक्षा वो खजाना है जिसे कोई भी लूट नहीं सकता, है ना। तो जितना इसमें हम खर्च करते हैं उतना ही ये कोष बढ़ता जाता है। ऐसा विश्व का केवल एक ही कोष है और वो है ज्ञान कोष। ज्ञान कोष को अगर हमने उपयोग में ही नहीं लिया तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और अगर इसका निरंतर उपयोग किया जाता है तो इसमें निरंतर वृद्धि ही होती है। ठीक है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो आप देखिए, माँ सरस्वती के इस भंडार का निरंतर हम भी प्रयोग करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि इस माध्यम से कम मैं 1-2 वर्षों से कोरोना काल में जहाँ शिथिल हो गया था उस शिथिलता को दूर किया और मैं पुनः मेरी मातृभाषा के शरण में हूँ और आप सभी लोगों के सहयोगार्थ उपस्थित हूँ। मित्रों, प्रगतिवाद उसी कालखंड का नाम है जहाँ बेरोजगारों या मजदूरों या वंचितों का शोषण किया जाता था। फैक्ट्रियों में अत्यधिक जो है उत्पादन करना चाहते थे पूंजीपति लोग, ओवरटाइम करवाया जाता था लेकिन उन्हें इस तरह से भुगतान नहीं किया जाता था। व्यवस्थाएं कम मुहैया करवाई जाती थी, शोषण ज़्यादा किया जाता था। तो इन्हीं व्यवस्थाओं का विरोध जब हमारे साहित्यकारों ने, हिंदी के कवियों ने किया मित्रों, तो उसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। प्रगतिवादी जो हमारे प्रतिनिधि कवि हैं वो नागार्जुन हैं, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। हमने इनके बारे में इससे ठीक पहले वाली क्लास में पढ़ लिया है और हम जानते हैं कि 1935 से फ्रांस की राजधानी पेरिस से जो मूवमेंट चला है ना, जो आंदोलन चला है, वो आंदोलन धीरे धीरे भारतवर्ष में भी, है ना, बहुत तीव्र गति से आया और 1936 में पहला प्रगतिवादी जो लेखक संघ का अधिवेशन है मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुआ और वहां से एक विशेष रूप से प्रगतिवादी साहित्य की विशेष रूप से रचना होने लगी। तो आइए आज हम उससे आगे के कवियों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। बस एक ही गुजारिश है आपसे, पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों।
और टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासाएं रहती है कि सर की ये जो यात्राएं हैं कैसी रही होगी यूट्यूब पर आना और अपने शैक्षिक जीवन में किस तरह से कुछ छोटी छोटी उपलब्धियां जो है वो हासिल की होगी। तो इसके बारे में मित्रों पूरा लगभग 1 घंटे का एक वर्कशॉप करके हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक साइट है और यहाँ एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है आर्क गेट करके, और उनके जो HR मैनेजर साहब हैं वो उस पूरी वेबसाइट को हैंडल करते हैं। तो पता नहीं उन्हें कहीं न कहीं से मेरे बारे में पता चला और उनसे जो भेंट वार्ता हुई है हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसी का एक सारांश जो है वो टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है। तो आपको कभी जिज्ञासा होती है ना जिन सर से पढ़ रहे हैं वो हैं क्या आखिर, तो जिज्ञासाएं शांत करने के लिए वो वीडियो जरूर आपको समय मिले तो देखिएगा, नहीं तो ऐसे ही टेलीग्राम में पड़ा रहने दीजिए, कोई उसकी ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। प्रगतिवाद प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं, क्लास 39 है आज की हमारी और हम इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों सुविचार हमेशा, भले वो सुविचार रिपीट हो जाता है तब भी मैं बराबर लाने का प्रयास करता हूं। लक्ष्य सही होना चाहिए क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करती है पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है ना। दिन रात दिमाग जो है मित्रों वो भी क्या है, कार्य करती है, लेकिन वो सृजनात्मक कार्य नहीं है, विध्वंसक कार्य है। इसलिए दिमाग जो है वो दिन रात क्या करती है मित्रों, काम करती है, लेकिन दिन रात काम तो करते हैं लेकिन दिशा सही नहीं है, सोच सही नहीं है। अगर ऐसा कोई काम जिसमें विध्वंस होता है तो दिन रात मेहनत करने का ज़्यादा परिणाम आने वाला नहीं है। और अगर हम सकारात्मक रूप से आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों तो वो ज़रूर हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो हम इस बात का ध्यान रखें। अब हम शुरुआत करते हैं प्रगतिवाद की। आज हमारी 39वीं कक्षा है मित्रों, है ना। 39 क्लास है हमारी, 39वीं क्लास है, 39 ध्यान रखिएगा, है ना। 39 क्लास है। रामविलास जी शर्मा से हम बात शुरू कर रहे हैं। रामविलास शर्मा जो है वो प्रगतिवादी कवियों में से प्रमुख कवि हैं। रामविलास शर्मा, आपका जन्म 1912 ईस्वी में ऊंच, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। ऊंच नामक गांव में आपका जन्म हुआ है। 2000 ईस्वी में आपका निधन हुआ है। आपकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो रूप तरंग। मित्रों रामविलास शर्मा जो है एक प्रमुख आलोचक माने जाते हैं और रामविलास शर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि आप कवि से ज़्यादा अच्छे गद्यकार हैं और आपकी कविताओं का जो प्रकाशन है वो तार सप्तक में, जिसको हम प्रथम सप्तक भी कह सकते हैं, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित 1943 में जो तार सप्तक जिसमें 7 प्रमुख कवियों की रचनाओं को प्रकाशित किया गया था, चुनिंदा रचनाओं को, उसमें रामविलास शर्मा की भी रचनाओं को सम्मिलित किया था अज्ञेय जी ने। तो मित्रों इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं रूप तरंग 1956 ईस्वी में, ऋतु संहार, फिर देखें सदियों के सोए जाग उठे 1988 ईस्वी की रचना है आपकी। इस अकाल वेला में 1988 की रचना है। बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997 ईस्वी में है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और रूप तरंग के बारे में भी आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। ये आपकी काव्य रचनाएं हैं। फिर मित्रों इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखिएगा अंग्रेजी से आपने PhD की उपाधि प्राप्त की है, विद्या वाचस्पति की है, और बलवंत राजपूत कॉलेज है आगरा में, है ना। तो वहाँ आप अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक भी रहे आगरा कॉलेज में। बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में आप अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक रहे और देखिए हिंदी में आपने कितना अच्छा लेखन किया है। तार सप्तक जो है मित्रों 1943 ईस्वी में, और आप सभी जानते हैं कि अज्ञेय द्वारा संपादित इस तार सप्तक में डॉक्टर रामविलास शर्मा की कविताओं को क्या किया गया मित्रों, सम्मिलित किया गया। ये कवि की अपेक्षा श्रेष्ठ गद्यकार है ना। बाद में दूसरे सप्तक की भूमिका में इस बात को स्वीकार किया है अज्ञेय जी ने कि रामविलास शर्मा बहुत अच्छे कवि नहीं है, कवि की अपेक्षा वो ज़्यादा अच्छे क्या हैं, गद्यकार हैं। फिर आपने मित्रों एक जीवनी लिखी है, जीवनी निराला जी की लिखी है, निराला की साहित्य साधना के नाम से। 1970 ईस्वी में, है ना, 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसको, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। और इस जीवनी की रचना जो है उन्होंने की थी, निराला की साहित्य साधना। मित्रों प्राप्त सम्मान, कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए, साहित्य अकादमी सम्मान, शलाका सम्मान, भारत भारती सम्मान, ठीक है, और साथ ही साथ व्यास पुरस्कार जो है वो इन्हें प्राप्त हुआ है। तो अच्छे खासे सम्मान जो है
रामविलास शर्मा जी को मिले हैं मित्रों। तो ये प्रगतिवादी हमारे एक रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा। मित्रों इसके ठीक बाद हम बात करते हैं शिव मंगल सिंह सुमन, उनका उपनाम है। और मूलतः ये छायावादी प्रगतिवादी कवि है, मतलब इसमें थोड़ा छायावाद और प्रगतिवाद का मिक्स जो है वो भावनाएं जो हैं आपस में थोड़ी टकराती हुई सी नजर आती हैं। तो मूलतः छायावादी प्रगतिवादी कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आपका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ है, जगूरपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। 2002 में आपका निधन हुआ। प्रमुख काव्य रचनाएं मित्रों, इनकी प्रथम और प्रसिद्ध रचना है हिल्लोल 1939 ईस्वी, हिल्लोल। फिर जीवन गान, प्रलय सृजन 1950 ईस्वी, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, एशिया जाग उठा है, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा 1980 ईस्वी, मिट्टी की बारात 5 खंडों में 1961 से 70 तक की रचनाएं जो हैं वो इसमें लिखी गई। लेकिन मिट्टी की बारात नाम से एक शोक गीत है मित्रों इसी में, जो संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत है। महत्वपूर्ण बात है, पहला बड़ा शोक गीत जो है मतलब मित्रों सरोस्मृति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो विरह गीत है या शोक गीत है। ठीक है मित्रों, फिर देखिए इससे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने मिट्टी की बारात रचना के लिए, इस शोक गीत की रचना के लिए 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको नवाजा गया है। ये गांधी की अपेक्षा कार्ल मार्क्स के अधिक नजदीक नजर आते हैं, कार्ल मार्क्स के विचारों से ज्यादा प्रेरित है शिव मंगल सिंह सुमन। हिल्लोल रचना में प्रणयानुभूति के चित्र है ना, यानी श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचना है ये हिल्लोल। आपकी प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो गुनिया का यौवन आपकी एक प्रसिद्ध रचना है, कलकत्ते का अकाल आपकी एक प्रसिद्ध रचना है, चल रही कुदाली आपकी एक प्रसिद्ध कविता है। तो ये 3 कविताएं आपकी विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ध्यान रखिए, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली। ठीक है, किसानों के हाथ में कुदाली निरंतर चलती हुई दिखती है आपको, और तभी जो है वो अन्नदाता हम सबका पेट पालते हैं। तो गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली शिव मंगल सिंह सुमन की प्रमुख कविताएं हैं। मित्रों बात करते हैं रांगे राघव की। रांगे राघव जो है मित्रों देखिएगा, रांगे राघव इनका मूल नाम जो है त्रयंबक वीर राघवाचार्य है। इनका मूल नाम क्या है? त्रयंबक वीर राघवाचार्य आपका मूल नाम है मित्रों। और 1923 ईस्वी में, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, मूल नाम 1962 ईस्वी में आपकी मृत्यु होती है। और आपकी प्रमुख रचनाएं हैं उसमें मित्रों एक अजय खंडहर है 1944 ईस्वी में, अजय खंडहर है जिसके 3 भाग है, झंकार, ललकार, हुंकार। झंकार, ललकार और हुंकार। पिघलते पत्थर एक रचना है मित्रों 1946 ईस्वी में, मुक्तक काव्य है। राह के दीपक जो है मित्रों 1947 में एक रचना है। और पांचाली जो है मित्रों 1955 की एक रचना है, पांचाली। तो 1944 में अजय खंडहर है और 1946 में पिघलते पत्थर है। राह के दीपक 1947 में है और पांचाली जो है 1955 ईस्वी की रचना है मित्रों। तो आप ध्यान रखिएगा, रांगे राघव का मूल नाम है त्रयंबक वीर राघवाचार्य, त्रयंबक वीर राघवाचार्य। फिर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो अजय खंडहर इनकी एक प्रमुख रचना है जिसके 3 भाग हैं, झंकार, ललकार और हुंकार। फिर है पिघलते पत्थर 1946 में, मुक्तक काव्य है। राह के दीपक 1947 में लिखी और पांचाली जो है 1955 में लिखी हुई रांगे राघव की रचना है मित्रों। तो ये कुछ प्रगतिवादी प्रमुख रचनाकार हुए मित्रों जिन्होंने अपनी ओर से अच्छा प्रयास किया और साहित्य के क्षेत्र में आम सर्वहारा वर्ग की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया। जहां छायावाद की छाया में सब लोग शीतल मंद सुगंधित हवा खाए हुए आराम से बैठे हुए थे, जबकि उस समय देश जो है परतंत्रता की स्थिति में था, है ना। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर खूब जुल्म किए जा रहे थे अंग्रेज सरकार द्वारा। लगान के बोझ तले जो है आम जनता दबी हुई थी और उधर जो है बड़े आनंद के साथ छायावाद का काम चल रहा था। लेकिन राष्ट्रीय चेतना की जो हमारी कविताएं हैं, माखनलाल जी चतुर्वेदी और अन्य जो कवि हैं, उन्होंने पुनः सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ने देशभक्ति के भावों से आम जनता को ओतप्रोत किया और प्रगतिवाद ने फिर उसमें एक हिस्सा लिया कि भाई जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं जिनका सदियों से शोषण होता आया है और उनको काम खूब करवाया जाता है, काम के बदले उनको सुविधाएं या पर्याप्त पैसा नहीं दिया जाता है, तो ऐसी बातों को उठाने का काम किस में किया गया मित्रों? प्रगतिवाद में किया गया। आज थोड़ा सा तकनीकी कहीं कहीं दिक्कत आ गई, इसलिए आपके सामने ये वीडियो है, आप इसका उपयोग कीजिएगा। आप मधुरम हिंदी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, दीपावली के ऑफर्स आने वाले हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
और आपको ये वीडियो ठीक लगती हो, क्लासेस ठीक लगती हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर और लाइक कीजिएगा। मित्रों, जीवन में जब आनंद नहीं तो जीवन समाप्त, जीवन में जब ज्ञान नहीं तो आप सोचिए जीवन समाप्त। इसलिए आप ज्ञान ग्रहण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आज हमने प्रगतिवाद का ज्ञान ग्रहण किया है जो हमारे लिए बड़ा अमूल्य है। इसलिए पढ़ते रहिएगा, जहां भी है अपना श्रेष्ठ प्रयास करते रहिएगा। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। जय हिंद। ठीक है मित्रों, कल फिर मिलते हैं 9 बजे।